व्यक्ति हैं मंटू कुमार यादव जी, वो अगर कुछ बोल लेते, उसके पश्चात हम जो भी विषयों पर आप अगर चर्चा करना चाहते, आप सतेंद्र जी अगर कुछ जोड़ना हो तो आप जोड़ लें। तो मंटू कुमार जी FFI, आप बोलना चाहेंगे तो बोले, उसके पश्चात हम फिर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। वर्चुअल मीटिंग में देश के लोकप्रिय सांसद और हम सभी युवाओं के आदर्श राजीव प्रताप रूढ़ी सर, आपको फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का सबसे पहले हम बता देते हैं कैसे बना, शॉर्ट में ही। सर, हम लोग NSS से आते हैं और जब परमेंद्र सर राजेंद्र कॉलेज में प्राचार्य थे तब हम लोग NSS ज्वाइन किए और NSS में हम लोग आगे काम करते करते मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। उसके बाद सर हम लोग फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया का गठन किए। छपरा से ही यह संस्था का शुरुआत हुआ, आज पूरे देश भर में यह संस्था है। और सर आपको बता दें, आपसे हमको दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी जब हम दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम में दिल्ली के यूथ कोऑर्डिनेटर थे, तो आपसे मिले थे सर। मिलकर काफी अच्छा लगा भी। और हम लोग सर हम बात करते हैं फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया अभी रक्तदान के क्षेत्र में और महिला जागरूकता अभियान के साथ हम लोग FFI पाठशाला हम लोग का चलता है, जिसमें हम लोग अपने जिले में 1200 बच्चे को नियमित रूप से निःशुल्क शिक्षा देते आ रहे हैं। और ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया की तरफ से इतना काम हुआ है कि सारण जिले में कोई ऐसा व्यक्ति ना होगा जो फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया को रक्तदान के क्षेत्र में न जानता। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कोविड, जब हम लोग का COVID-19 था, लॉकडाउन था पिछले साल, उस समय भी सर हम लोग इस रूप में हम लोग काम किए कि कभी भी सारण के लोगों को ब्लड के चलते किसी की मृत्यु नहीं हुई। हम लोग लगातार ब्लड बैंक में जब भी ब्लड की थी तो हम लोग टीम के साथ रक्तदान शिविर आयोजित करते थे और हम लोग ब्लड डोनेट करके हम लोग यहाँ अपडेट करते रहते। अपने जिले से नजदीकी 4 या 5 जिलों में भी छपरा से ब्लड जाता है सर, ये छपरा के युवाओं का श्रेय जाता है सर। उसके साथ साथ हम लोग पिछले लॉकडाउन में फेस शील्ड भी अपने सारण पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी को भी प्रोवाइड कराए थे, जो हम लोग अपने हाथों से बनाए। उसके साथ साथ जो सर हम लोग अब की बार के लॉकडाउन में सर हम लोगों ने, जब छपरा में बहुत सारे लोग जो है अपने घर में क्वारंटाइन में थे, तो उस समय हम लोग फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया द्वारा एक जज्बा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत हम लोग सभी घरों में जाकर हम लोग उनको भोजन उपलब्ध कराते थे, जो हम लोग खुद अपने हाथों से बनाते थे और हाथों से बनाकर उनके घर तक पहुंचाते थे। सुबह में ही हम लोग के पास फोन आ जाता था कि इतना आदमी को भोजन चाहिए। हम लोग लगातार लगभग 1 महीना 5 दिन हम लोगों के घर तक डोर टू डोर जाकर भोजन पहुंचाए। उसके बाद साथ साथ हम लोग नियमित रूप से ब्लड बैंक पहुंचकर ब्लड की व्यवस्था कराते रहे। किसी को दवाई की भी जरूरत होती थी तो हम लोग को बोलते थे वो लोग की दवाई चाहिए, तो हम लोग की दवाई भी वहां पहुंचाते थे। अगर सदर अस्पताल में कोऑर्डिनेशन की बात हो, उस समय भी सर हम लोग वहां व्यवस्थित कराते रहते थे। सर पर हमारे आदरणीय परमेंद्र सर का मार्गदर्शन हम लोग का मिलता है, हम सभी युवाओं के। और फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया अगर आज यहाँ तक आया है तो आदरणीय परमेंद्र सर का मार्गदर्शन और सपोर्ट के चलते आज फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया पूरे देश भर में जाता है। सर से काफी मार्गदर्शन मिलता है। और आपसे दिल्ली में हम जब मिले थे, उस दिन से मेरे भी अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ, तब से हम लगातार हम लोग काम करते आ रहे हैं। सर आपका स्वागत है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया। जी सर, आवाज नहीं आ रही? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सब FFI की तरफ से आप सब लोग, परमेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं और आपका ब्रीफ बैकग्राउंड मिला और ये भी पता चला कि आप सब लोग, हमको भी पहले किसी ने बताया था और सतेंद्र जी ने और परमेंद्र जी ने बताया था कि
एनएसएस से निकल करके आप सब लोग इस अच्छी प्रेरणा को लेकर काम कर रहे हैं। कई सारी बच्चियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमसे कुछ अगर सवाल हो तो 2-4 सवाल रख दीजिए, और या तो परमिंदर जी ही कुछ बोल ले, उसके बाद कोई सवाल हो, कोई 2-3 लोग सवाल कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड। सर एक सवाल है सर, हम लोग का इस वक्त एक कार्यक्रम हम लोग अभी फ्यूचर प्लान हम लोग तैयार किए हैं प्राण वायु करके। इसमें हम लोग का प्लान है कि अपने जिले में ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। तो हम लोगों का रोड मैप तैयार हो चुका है, जैसे कि हम लोग मरहौरा अमनौर में एक जगह को हम लोग फाइनल किए हैं, और भी मतलब 4 या 5 जगहों पे हम लोग जगह फाइनल हम लोग कर लिए। लेकिन हम लोग का थोड़ा एक गाड़ी की अगर व्यवस्था हो जाता पिकअप का, जिससे हम लोग प्लांट एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा दें, उसके बाद सर हम लोग इसमें और अभियान और तेज हम लोग, यही आपसे सही। ठीक है, और कोई विषय रखना चाहते हैं? और सर एक और, जब आप छपरा में आइए तो सर आपसे हम लोग मिलना चाहते हैं और हम लोग के कार्यालय विजिट करें, ताकि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के कार्यों के बारे में सर आप जान जाए। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई लोग बोलने में इच्छुक है और सुनने में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, मंटू जी आपको ये पता है कि मेरा गांव कौन है? जी सर, अमनौर सर। और हम अमनौर सर जानते हैं सर। हम रहते कहाँ हैं आपको पता है? आपसे एक बार दिल्ली में भेंट हुआ था, और एक बार सर आपके घर पे अमनौर में भी पता सर। जैसे हमको पता चला तो जाकर सर आपसे मिले थे। पता जैसे ही हमको अगर चलता है तो हम लोग जाकर वहाँ। तो आप सब लोग की जानकारी के लिए कि मेरा गांव भी अमनौर है, घर भी अमनौर है, हम रहते ही अमनौर में। तो अगर दिल्ली से निकल के और देश के कार्यक्रम के बाद कहीं लौटते हैं तो हम गांव पर रहते हैं। और गांव पर इसलिए रहते हैं कि गांव की सुविधाएं, आप सब लोग शायद उस पीरियड में नहीं थे, और एक जमाना था जब आपका जन्म नहीं हुआ, तब से हम एमएलए एमपी जब भी थे तो बिजली आने का समाचार बनता था कि लाइट आ गया है, लाइट आ गया है। और उस जमाने में लोग स्विच ऑफ नहीं करते थे, क्योंकि पता नहीं कब बिजली आ जाए, देखने का मौका मिले। तो स्विच हमेशा ऑन रहता था कि जब भी बिजली आ जाए तो पता चल जाए। और आज कोई घर में बिजली ऑन करके नहीं जाता है, क्योंकि अब बिजली का बिल भी देना पड़ता है और 24 घंटे बिजली। और जो गांव देहात की सहूलियत है, पहले सारण जिला में आज से 10 साल पहले टोटल पावर कंजम्पशन 40 से 45 मेगावाट था। बहुत अच्छा होता था, 30 मेगावाट 35 मेगावाट। छपरा शहर में 12 से 13 मेगावाट। आज पूरे छपरा जिला में 155 मेगावाट का कंजम्पशन है। 15,000 किलोमीटर एलटी लाइन है, 12,000 एसटी लाइन है, 13,000 ट्रांसफार्मर है, लगभग 40 के आसपास पावर सब स्टेशन है, रसूलपुर ग्रिड है। और बिहार का अगर सबसे ज्यादा मजबूत पावर की स्थिति है तो वो सारण जिला। और शायद क्योंकि ये इतना सामान्य रूप से आप लोग को बिजली मिलता है, इसलिए उसका महत्व पुराने दिनों की तुलना में आप लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने अभिभावकों से पूछिए और बाकी से पूछिए कि बिजली के क्षेत्र में हम लोग कहाँ से कहाँ चले। पहले पटना से अमनौर आने, हम आपको बता रहे हैं, हम आपके विषय पर आ रहे हैं। पटना से अमनौर आने में मेरी एक हार्डिंग रोड में एक बस चलता था जिसका नाम था 1 डे सर्विस। और वो सुबह चलता था 5 बजे और दिन में 3 बजे पहुंचता था अमनौर, और 4 बजे वहां चलता था, 11-12 बजे वापस हार्डिंग पार्क पहुंचता था। वो भी आप लोग अपने गाँव से पूछिएगा, उसका नाम था। और अब पटना से अमनौर आप 1 आवर में पहुंच जाते हैं। और छपरा से अमनौर जो पहले आने में 2.5 से 3 घंटा लगता था, 25 मिनट में आते हैं। ये शायद आप लोग को अंदाजा नहीं है कि अगर बिहार में सबसे बढ़िया सड़कों की स्थिति अगर कहीं है, ग्रामीण सड़कों की स्थिति हो या बिजली का हो, ये सब सारण जिला में। और वर्षों की मेहनत के बाद बिहार का सबसे बड़ा अगर एम्बुलेंस का नेटवर्क है तो सारण जिला में है। और किसी भी समय आपको पता नहीं कंट्रोल रूम की जानकारी है कि नहीं, लेकिन भारत का एक अकेला सांसद का कंट्रोल रूम है जो 24 घंटा 8 लोग बैठते हैं। आपको पता है उसका नंबर क्या है कंट्रोल रूम का, मंटू जी? जी सर पता है। क्या नंबर है? जी सर पता है सर। क्या नंबर है? जी सर हम बताते हैं, मेरे फोन। जी सर बताते हैं सर। चलिए उसको
नंबर ऐसा है कि उसको कभी भी आपके जैसे आदमी को लिखना नहीं पड़ेगा। जी सर, 1800563333 हाँ, तो आपको बता दें कि किसी भी टोल फ्री नंबर का 1800 उसका नेशनल कोड है, 3456 बिहार है, और 222 मेरा कंट्रोल रूम का नंबर है। कभी देखिए बिजली कटता हो, एम्बुलेंस की जरूरत हो, इत्यादि इत्यादि आप देख सकते हैं। अभी आज के तारीख में सारण जिला में 16,000 करोड़ से अधिक रुपए का काम चल रहा है। गैस पाइपलाइन बिहार में भी कहीं चालू नहीं, पटना में भी चालू नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहला अगर गैस पाइपलाइन का कनेक्शन और गैस का सप्लाई आपूर्ति होगा तो सारण जिला में विदिन 6 मंथ्स, कोविड के कारण वो डिले हो गया है। दिगवारा शेरपुर से दिगवारा का ब्रिज का निर्माण का कार्य है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास। जेपी सेतु के पैरेलल नया पुल बन रहा है लगभग 3,000 करोड़ के आसपास। तरियारा सरिया के सामने वैशाली के लिए नया ब्रिज बनेगा गंडक पर, वो लगभग 2,000 करोड़। और एक नया रोड पास होगा तरैया मकेर होकर के, वो सीधे जाएगा डुमरिया घाट तक, वाल्मीकि नगर तक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। अमनौर का बाईपास बनेगा, परसा का बाईपास बनेगा, गरखा का बाईपास है, और छपड़ा में एक न्यू बाईपास बन रहा है। रिविलगंज का बाईपास क्लियर हो गया है, जो मांझी से सीधे 6 लेन आकर के निवास तक मिलेगा। उसी प्रकार से रिविलगंज से बाहर से एक नया बाईपास बनेगा जो बिशुनपुरा में मिलेगा, और जो वर्तमान में 2 लेन NH-19 है छपड़ा का बाईपास वो 6 लेन होगा। हमको याद नहीं है, और उतना ही नहीं, दिगवारा के पास जो ब्रिज आएगा वो सीधे मोहम्मदपुर होकर के उत्तर प्रदेश तक चला जाएगा। वो एक स्पेशल हाईवे बनेगा जो जानकी पथ से जुड़ेगा। ये तो थोड़ा बहुत बात आपको बता रहे हैं, बाकी बहुत सारा योजना है। और पटना का नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव हमने बना करके रखा हुआ है। मुख्यमंत्री उसकी सहमति जब दे देंगे तब वो दुनिया का और ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो आप जो कह रहे हैं कि आपके प्रयास से ये सब इसलिए संभव हुआ कि सारण की जनता ने हमको दोबारा मौका दिया। बीच में एक एम्बुलेंस का प्रकरण हुआ और उसमें तरह तरह की बातें कही गई। जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और नुकसान का पॉइंट है, उसमें कभी कोई फायदा नहीं होता है, उसको हम अपने पैशन के साथ चलाते हैं। और आज भी 24 घंटे में अगर कहीं भी सबसे ज्यादा एम्बुलेंस उपलब्ध है जो जीपीएस ट्रैक्ट है तो सारण जिला में। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। नया में अस्पताल बन रहा है, ऑक्सीजन के प्लांट का शिलान्यास काम शुरू हो गया, NHI बना रही है उसका फाउंडेशन, और उसके बाद दूसरी कंपनी बनाएगी। अगर हमको तो याद भी नहीं है, कार्यकर्ताओं से पूछिएगा तो कितनी सारी चीजों के बारे में काम हो रहा है। 24 घंटा काम चल रहा है। और लोगों के उपचार के लिए पिछले 2 साल में लगभग 8.5 करोड़ रुपया गरीबों के बीच में मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष से गया है। काम का सिलसिला इतना लंबा चौड़ा है, बहुत छोटे छोटे और भी सैकड़ों काम है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहते हैं कि छपरा अपने आप में एक विकसित और विकासशील मार्ग पर है। तो सबसे पहले आप लोग को गर्व होना चाहिए कि आप लोग देश में, और इसीलिए हम गांव में रहते हैं कि एक तो मेरे गांव में रहने में ये होता है कि गांव की सुविधाएं अब छपरा शहर से भी अच्छी हैं और पटना से भी अच्छी, और स्वच्छ वातावरण। कोविड के बाद तो सबसे ज्यादा लोगों को गांव, और आप लोग अपने पिताजी को या आप लोग का गांव में भी घर है तो घर में गांव का घर बनाइए। 24 घंटा बिजली रहता ही है, सड़क अच्छा ही है, अस्पताल में मोटे तौर से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही है, तो गांव रहने की आदत आ गई। और ये सवाल जब आप करते हैं ना, उस दिन परमिंदर जी ने भी हमसे कहा कि जब छपरा आइएगा तब। हम तो रहते ही अमनौर में हैं, आप लोग छपरा शहर में रहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं। आप लोग फिर भी एक शहर में रहते हैं, हम फिर भी एक गांव में रहते हैं। ये और आने में 25 मिनट लगता है आपके उस बड़े शहर से, छपरा जैसे बड़े शहर से अमनौर जैसे गांव में आने में 25 मिनट लगता है। इसलिए वो भी एक शहर का बहुत सारे विषय और भी हैं जिसके बारे में चर्चा लेंगे। तो आप लोगों ने प्लांटेशन के बारे में कहा है, आप जैसे कहिएगा। हमारे यहाँ पीयूष है, पीयूष का नंबर दे देंगे। छोटा पिकअप वैन की जरूरत नहीं होगा, एक दिन तय कर लीजिए, बड़ा एक ट्रक दे देंगे, उस पर 2,000, 4,000, 5,000 और रूट बना लीजिए, कहाँ कहाँ आपको प्लांट्स पहुंचाना है, उतारना है। हम लोग आपको वैन का भी उपलब्ध करा देंगे। और वॉलंटियर्स को रेडी रखिए, अपना गड्ढा खोद के रखे। एक दिन पहले गड्ढा खुदवा लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए सब जगह। 2 दिन पहले गड्ढा खोद, एक मिनट में गड्ढा नहीं भर जाता, तो पौधा पहुंचेगा और उसके बाद गड्ढा होगा, उसका कोई फायदा नहीं। आप अपने वॉलंटियर्स को लगा करके टोटल गड्ढा जहां जहां होता है एक बार उसकी
करवा लीजिए, काउंट कर लीजिए, और जैसे जैसे जहां जहां रूट बना लीजिए, और फिर उस दिन एक डेट तय कीजिए, उस दिन हम भी आ जाएंगे और जितना पेड़ लगाना है जिला भर में, इसका व्यवस्था इस तरीके से हम लोग करते हैं। एक योजना बनाइए, गड्ढा करवाइए, गड्ढा के बाद और उस दिन हम लोग डीएम से भी बात कर लेंगे, सब लोग एक छपरा का सबसे बड़ा एक अभियान चलाएंगे। हमारी भी इच्छा है इस काम को करने का, तो उसमें अगली बार एक बार योजना बना लेंगे, तो हम लोग डेट तय कर लेंगे। उसके 3 दिन पहले सब लोग को गड्ढा बना लेना होगा, प्लांट्स का काउंटिंग कर लेना होगा। हम लोग डीएम को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, डीडीसी को इन्वॉल्व, सभी मुखिया, पंचायत, सरपंच, जिला पार्षद, सब लोग को इन्वॉल्व करके हम लोग बड़ा अभियान चला सकते हैं। इसका डेट निर्धारण करना होगा। परमेंद्र जी और मंटू जी आप आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा सतेंद्र जी से। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत बात है, तो चलिए हम लोग समय समय पर मिलते रहे और बहुत विषयों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत छोटी बातें हैं, बड़ी बातें, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक सकारात्मक रूप से आप लोग काम करें और हमसे जो भी जरूरत होगा, जहां भी जरूरत होगा, जैसे भी जरूरत होगा, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। और प्रत्येक दिन अगर मेरे कंट्रोल रूम में लगभग 250 से 300 कॉल आता है, और एक एक चीज छपला में जो होता रहता है हमको पता होता है। कहीं अगर ट्रांसफार्मर भी चलता है तो हमको पता चल जाता है, कहीं रोड एक्सीडेंट होता है तो हमको पता चल जाता है, कहीं हत्या होती है, कहीं पुलिस केस होता है तो हमको पता चल जाता है। लेकिन 300 कॉल उठाना संभव नहीं, उसकी व्यवस्था बनी हुई, कंट्रोल रूम में आप कॉल कीजिएगा, रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो यही सब है। अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें। और बधाई, परमिंदर जी वापस आ गए, आप लोग के बीच में है, बहुत ही मोटिवेटेड है आप सब लोग के। बोल रही हूँ, मैं 2012 से लगातार ब्लड के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, और देखा जाए तो आज 2021 स्टार्ट हो गया है अभी तक, और मैं संस्था से जब से जुड़ी हूँ तब से लगातार काम कर रही हूँ। लेकिन सर कभी कभी हम लोग मतलब डिमोटिवेटेड हो जाते हैं सर, क्योंकि कभी हम लोग को उस तरह से सफलता ही नहीं मिलती है हमारी टीम को। क्योंकि जब कभी हम ब्लड बैंक में जाते हैं और वहाँ का जो रवैया है उन लोगों का देख करके, वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे लगता है हम लोग कभी काम ही नहीं किए हैं। तो ऐसे में युवा तो डिमोटिवेट हो जाते हैं सर, और ऐसे में इच्छा तो नहीं होती है। लेकिन परमेंद्र सर जैसे एक प्रेरणा स्रोत इंसान की वजह से हम लोग कुछ आगे करना चाहते हैं और आगे कर भी रहे हैं सर, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सर। तो बस मुझे यही कहना है कि सर हम युवाओं को एक ऐसी शक्ति दीजिए, एक ऐसा जोश दिलाइए और ऐसी एक आशा दिलाइए जो हम लोग काम करें उसका कुछ रिजल्ट आए। सर हम लोग कितना काम किए हैं, बिहार में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में मुझे लड़कियों के क्षेत्र में एक अवार्ड भी मिला है। लेकिन सर मैं उतनी अवेयर अभी भी नहीं हुई हूँ इस क्षेत्र में लेकर के। मैं लोगों को जागरूक तो करती हूँ, लेकिन अभी भी लोग जागते नहीं है सर। अभी भी लोगों को ये मन में ये वहम रहता है कि ब्लड किसी बाजार में मिलता है। तो सर मैं चाहती हूँ हम लोगों के बैनर के थ्रू या फिर अब खुद से भी हम युवाओं को ऐसी प्रेरणा दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जैसे कि हम लोग ब्लड बैंक जाएं तो हम लोग को कभी डिमोटिवेट होने का मौका ना मिले। सर हम लोग जाएं तो वहाँ लगे कि हम लोग कुछ काम किए हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे रिएक्शन करते हैं जैसे लगता है हम लोग कभी कुछ काम ही नहीं किए हैं, हमारा कोई हक ही नहीं है ब्लड बैंक पे। जैसे वो लोग ब्लड होने के बावजूद भी वो लोग कहते हैं ब्लड नहीं है, या फिर किसी अच्छे पॉलिटिशियन या फिर किसी अच्छे लोगों के लिए वो लोग पहले से वो लोग ब्लड रख देते हैं, और जो समान लोग हैं उनका कोई मोल नहीं है, वो लोग समान में ही रह जाते हैं। और वो आए दिन हर दुर्घटना के ये से या फिर कोरोना को लेकर के वो लोग आए दिन मतलब देखते होंगे आप टीवी में, न्यूज में, अखबार में, हर जगह कोरोना से या फिर एक्सीडेंटल केस। तो लोग जी नहीं पाते हैं, वो वही दम तोड़ देते हैं। तो सर ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए सर? कुछ मार्गदर्शन कीजिए जिससे हम लोग जागरूक हो और हम लोग के अंदर वो शक्ति कम ना हो, जिससे हम लोग कभी डिमोटिवेट ही ना हो, कि हम लोगों को लगे कि नहीं हम बात करके फिर 3 लोगों से बात करके फिर सिविल सर्जन से बात कर। हाँ नहीं, उसको हम अस्पताल की गतिविधियों में जुड़ने का बात पहले भी कर रहे थे, तो इसी टीम को लगा करके अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुमने जो कहा है वी हैव नोटेड इट, और इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये मेरे दिमाग में भी है, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आपको अच्छा लगेगा अपने काम के बारे में। नेक्स्ट
नीरू नारायण, नीरू हाँ सत्येंद्र, ब्रीफली सब लोगों से थोड़ा करवा दीजिए और फिर परमिंदर जी क्लोज करें। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशनी और मैं मरहौरा से हूँ और हमारी टीम के बारे में सभी को पता है क्योंकि हम अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। तो हमारी टीम इन सारे कामों के साथ साथ अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन के लिए काम करती है। और सर, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे सांसद महोदय इतना काम करते हैं। जब मैं कैंसर हॉस्पिटल गई तब मुझे पता चला कि हमारे सांसद महोदय हमारे लिए इतना काम करते हैं और वहाँ पे बहुत सुविधाएं मिलती हैं क्योंकि जो भी फंड होता है आसानी से वहाँ पे पेशेंट को मिल जाता है और वो अपने इलाज अच्छे से करवाते हैं। तो उस टाइम हमें बहुत खुशी है। सर, मेरा कहना ये है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार की तरफ से आशा के थ्रू महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन घर घर तक पहुंचते थे। फिर पता नहीं क्यों वो योजना हॉस्पिटल से बंद हो गया और जिससे कि अभी लॉकडाउन में महिलाओं को बहुत तरह की परेशानी हो रही है और अभी हम देख रहे हैं कि यूट्रस कैंसर डे बाय डे बढ़ रहा है। तो हमारी टीम ये चाहती है कि एक जैसे कि हमारी सरकार की योजनाएं थी कि घर घर तक महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन को पहुंचाया जाए, उसको फिर से शुरू करवाया जाए। या फिर अगर हम घर घर तक सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो जिस तरह से ब्लड बैंक है, ऐसे कुछ जगह पे बिहार में भी जैसे पटना यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह पे सैनिटरी नैपकिन का बैंक है, उस तरह से हमारे छपरा में भी मरहौरा में भी खुलवाया जाए, जिससे कि एक तो हमारे यहाँ महिलाएं इसके लिए बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है और जागरूक भी हैं तो वो उस तक पहुंच नहीं पाती है, तो उनका पहुंच हो। सर, दूसरा चीज ये कि जब मैं गाँव आई तो मैं पापा से बात की कि मैं लाइब्रेरी के बारे में सोच रही हूँ, तो वो बताया कि आपका ये भी एक योजना है, आप चाहते हैं कि गांव गांव तक लाइब्रेरी हो। तो मैं आटा से हूँ और मैं आपसे मिलने चाहती भी थी। मैं बहुत सारे लोगों से बात की लेकिन मैं आप तक नहीं पहुँच पाई, शायद अब मैं पहुँच जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी छोटा छोटा गाँव है जहाँ से बच्चे शहर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे ऐसी लाइब्रेरी हो जिससे कि गांव में भी रह के बच्चे, क्योंकि अभी सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह अवेलेबल हैं, हम भारत के किसी भी कोने में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो सारण में भी अलग अलग जगह पे लाइब्रेरी हो जिससे कि हम सब अच्छे से पढ़ सके, हमारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कभी भी आ जाइएगा अमनौर मेरे पापा के साथ, हम लोग कभी मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे इस पर। ऑल द बेस्ट। परम आदरणीय हमारे जी मिल रही है हमारे सांसद, हमारे मित्र अग्रज भी और आज के जितने भी प्रतिभागी हैं, समय अभाव में और कुछ सूचना के भी अभाव में और कुछ जूम्स के साथ जुड़ने के नहीं आदि होने के कारण बहुत सारे प्रतिभागी नहीं भाग लिए हैं। और फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के मैं मंटू कुमार यादव जी, रचना, रोशनी और जितने भी प्रतिभागी और जितने भी आप लोग कार्य करते रहते हो, मैं नजदीक से आप लोगों से लगभग 8 वर्षों से लगभग 10 वर्षों से जुड़ा हूँ और आप लोग सारे लोग मेरे जगदम्ब महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के रूप में अपनी करियर को शुरू किया और आपने देखा होगा और मैं नजदीक से देख रहा हूँ। मैं अपने सांसद से सक्रिय रूप से 30 वर्ष से और पारिवारिक रूप से लगभग 40 वर्ष से तब से जुड़ा हूँ, क्योंकि जब मैं छात्र था तो मेरे एक मित्र आनंद थे, वो बराबर बोलते थे कि रूड़ी चाचा हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में है और वो पढ़ते भी थे तो अपने रूड़ी चाचा जी को याद करते थे और मैं सर के व्यक्तित्व से पहले से ही विज्ञ था जब मैं भी छात्र हुआ करता था। भी उन्होंने जो कुछ भी अपने कार्यों के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया, बहुत ही ब्रीफली दिया। मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कि सर के जो कार्य करने की शैली है वह एक बहुत ही साइंटिफिक है, वह एक वैज्ञानिक तरीके से सारी चीजों को करते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक करते हैं
और बहुत इतना ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि आपके कार्यों के लिए वो चिंतित ही नहीं होते हैं, आपको एक ध्यान भी आकृष्ट करते रहते हैं कि यह कार्य जैसे ऐसे होता है। जैसे उन्होंने सही कहा कि जो कॉल सेंटर्स पर 300 कॉल जाते हैं वो मुश्किल होता है, लेकिन सारी एक यूनिट बनी हुई है कि जो किसी भी शिकायत पर, मैं व्यक्तिगत मेरा अनुभव रहा है, मेरे मित्रों का भी अनुभव रहा है और आपके लोगों के भी जो परिवार के वरीय सदस्यगण होंगे उनके भी अनुभव होंगे जो आप बात करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे सांसद की यह जो अगर चिंता थी, एक बार की चर्चा में मैंने आप लोगों के कार्यों के बारे में सांसद जी को अवगत कराया और उस सांसद जी ने तुरंत कहा कि इन सारे बच्चों से मेरी एक मीटिंग कराएं और ये सारे मिलकर के किस तरह से कार्य हो रहे हैं, इसमें उनकी अपनी खुद की क्या अभिरुचि है और किस तरह से इनकी मदद की जा सकती है, वो इन्होंने जाहिर की। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सारे लोग एक वर्चुअल मीटिंग में एक साथ आने का प्रयास किया। पहली मीटिंग है, हम लोग फिर साथ में मिलेंगे और आप लोगों ने जो पौधारोपण की बात की या ब्लड डोनेशंस की बात की या आप जो स्कूल चला रहे हैं, मुझे पता है कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया जो अपनी कार्य कर रही है, अपनी पूरे कार्यों को आपने नहीं बताया। आप लोग को बताना चाहिए था सांसद महोदय से कि पूरी भारत से आप साल भर में एक ऐसा कार्यक्रम कराते हैं कि भिन्न भिन्न राज्यों के जो अलग अलग सोशल वर्कर्स होते हैं उनको बुला करके आप सम्मानित करने का कार्य भी कल आप 4 वर्षों से किए हैं। आप रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ करके दिन रात भी दूसरी सेवाएं भी आप लोग कर रहे हैं। तो आप बच्चे कहीं से भी किसी तरह की आर्थिक चीजों को प्राप्त नहीं करते हैं। कुछ लोग जरूर हैं, ललित जी जैसे या आपके हरिंदर जी जैसे या और भी छपड़ा के कुछ लोग हैं जो आर्थिक रूप से आप लोग को छोटे मोटे मदद करते रहते हैं। विद्या बाचस्पति जी जो हमारे एनएसएस के पहले कोऑर्डिनेटर थे, वो आपके मार्गदर्शन करते रहते हैं। या और भी छपड़ा में जो लोग ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को मार्गदर्शन भी करते हैं और आप लोगों को छोटी मोटी सुख सुविधाएं भी जो आवश्यकता है वो आर्थिक रूप से भी मदद करते रहते हैं। अब बच्चे युवा लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और गांव के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो। मैं तो 2-4 सेंटर पर जाके देखा हूं कि आप लोगों के छात्रों की संख्या वहां लगभग 200-300 थी। अब दलित बस्तियों में पढ़ा रहे हो, भिन्न भिन्न गांवों में पढ़ा रहे हो। आपको मैंने देखा कि हमारे यहाँ लोहरी है, वहां स्कूल आप चला रहे हो, दहियावा की दलित बस्ती में चला रहे हो और 3-4 गांव मुझे याद है उन गांव पर आप लोग चला रहे हो जहां पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हो, पुस्तक देते हो, उनको कपड़े भी देते हो। वृद्ध लोगों के लिए भी आप लोगों ने कार्यक्रम चलाया है। मैं आग्रह करूंगा कि अगली बार हम लोग कोऑर्डिनेट करके और हमारे सांसद महोदय का जो ध्येय है आज की तारीख में केवल उनसे मांगने की नहीं है, उनको अवगत कराने की है। हम लोग मिलेंगे, वो खुद ही बढ़ चढ़ करके कार्य करते हैं और खुद ही अपनी, मुझे व्यक्तिगत मेरा अनुभव रहा है कि उनसे अगर अपनी कार्य को कह दो तो आपसे ज्यादा चिंतित होकर के कार्यों का वह संपादन करते हैं। तो मैं जानता हूं कि उनके इतने समय महत्वपूर्ण होते हैं और इतने सारे राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारी समस्याओं से उनको लगता है, फिर भी वह छपड़ा के छोटी मोटी समस्याओं से, जैसा उन्होंने कहा, मुझे बहुत बार आश्चर्य होता है, उनकी छोटी छोटी सारी जानकारियां उनके पास उपलब्ध होती है। और मैं बताऊं कि जितने मेडिकल के क्षेत्र में जितने लाभ अपने सांसद से मिला है और सांसद महोदय का जो कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने कही बात है, तो सही में जो ट्रांसफार्मर हो या सारी चीजें हो, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, इन बातों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा और लगेगा कि मैं थोड़ा मित्रवत हूँ या कुछ हूँ, तो जब मैं उनके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। आप खुद जुड़ोगे, खुद देखोगे और खुद जुड़ करके देख करके इनकी कार्यशैली के अनुसार काम करोगे। सर को भी अच्छा लगेगा कि एक बहुत अच्छी टीम मिली, आप लोग भी ऊर्जावान हो। आपकी ऊर्जा को मैं व्यक्तिगत देखे हुए हूँ, सर भी जब देखेंगे और आपके कार्यशैली को देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक छपड़ा को बहुत बड़ी चीज मिलेगी। साथ ही साथ मैं अपने सांसद महोदय से भी और आप लोगों से भी एक कहूंगा, अपने युवा साथियों से भी, और खासकर जो ऐसे सदस्य जुड़े हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ इंजीनियर हैं, ललित जी वगैरह जो वहाँ स्थानीय सब कार्यों को करवाते हैं। मैं सबों से आग्रह करूंगा कि इस बीच में 2-3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। अभी सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और किसी भी संस्था में स्मार्ट क्लासरूम नहीं है। वो चाहे 2-4 हाई स्कूल को छोड़ दिया जाए, किसी कॉलेज में नहीं है। और स्मार्ट क्लासरूम नहीं रहने के कारण केवल ऑनलाइन पढ़ाई खाना पूर्ति की तरह चल रही है। तो एक मैं शिक्षक होने के नाते, एक प्राचार्य होने के नाते इस तरफ ध्यान भी आकृष्ट करूंगा कि ऑनलाइन अब हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। अब इसकी चीजें मध्य स्कूल से लेके हाई स्कूल या
कॉलेजेस तक में भी एक एक स्मार्ट क्लासरूम को बनाने में एक छोटी सी बजट की जरूरत होती है। 1 से लेके 2 लाख बीच में सारा प्रोजेक्टर से लेकर के स्मार्ट बोर्ड सारी चीजें बन जाती हैं। अगर वह बन जाए और बच्चों के बीच में इसकी थोड़ी दी जाए, आजकल एंड्रॉयड फोन हर घर में लगभग होती ही है, तो अपनी सारी सूचनाएं हम लोग आराम से दे सकते हैं। तो हम लोग अगली जब भी बैठक में देखें। अब मैं पुनः एक बार, चूंकि समय अभाव है और जूम का अपने टाइमिंग होती है, तो मैं समझ रहा हूं कि अब खुद ही बखुद ये खत्म हो जाएगा। तो मैं अपने सांसद, परम आदरणीय सांसद महोदय को, सत्येंद्र जी को और जो भी आज के मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हमारे होस्ट हैं, उन सबों को कोटिशा धन्यवाद दूं। और मैं अपने राजीव प्रताप रूडी जी को मैं कहूं कि आज की अगर कोई त्रुटि रह गई हो, हम सब लोगों से किसी तरह की आप अग्रज होने के नाते माफ करेंगे। और आप सबों को, आप सब लोग, हम लोग मिलेंगे और मिल करके छपड़ा के लिए बेहतर कार्य करेंगे। हमारे अगुआ हमारे सांसद होंगे और उनकी धन्यवाद मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करेंगे। धन्यवाद परमिंदर जी। हम लोग 5-6 पॉइंट नोट कर ले। एक तो आप इस ग्रुप के संरक्षक हैं, तो आप संरक्षक बने रहें, हम आपके साथ रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरी सूची FFI का उपलब्ध हो जाना चाहिए ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ और एड्रेस के साथ। तीसरा है कि प्लांटेशन का एक योजना बना के भेजें, लोकेशंस तय कर ले और लोकेशंस कहाँ पर है और कहाँ के वॉलंटियर्स, और उसकी काउंटिंग करा ले कि कितना डिचेस बनाए गए हैं, कितने गड्ढे बनाए गए और कितना प्लांट्स का रिक्वायरमेंट है। फिर एक तिथि निर्धारित करके डीएम के साथ मीटिंग करके पूरा जिला में करें। एक चीज, हर चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाए। ब्लड वाला आप सब लोग को हम एक दिन इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और परमिंदर जी ने जो सुझाव दिया है उस सब पर भी कई चीजें हैं। तो नई चीजों को आप लोग लेके चले, हम एकदम स्ट्रक्चर कर देंगे और आप लोग को जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी, मोरल सपोर्ट की जरूरत होगी, जिस तरह से होगा हम उसको पूरा करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक अगला बैठक करना है। थैंक यू सर। Recording stopped.